नमस्कार साथियों, मैं पवन पारासर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो हमारी प्रस्तावना की सीरीज चल रही है उसे हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने प्रस्तावना में जो शब्दों को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा हम भारत के लोग। क्या पढ़ा? भारत के लोग। इससे तो देखो, पहली बात तो यहाँ से सवाल उठता है कि शक्ति या सत्ता का स्रोत कौन है। तो एक शब्द में आंसर देना है हम भारत के लोग। और हमारी जो प्रस्तावना है हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। इससे दो अर्थ निकलते हैं। एक तो है कि जो हमारे भारत में शक्ति या सत्ता का स्रोत है वो कौन है? बी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। दूसरा, इस संविधान का निर्माण किसने किया है? भारतीय जनता ने किया है। देखो, देखा जाए तो संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया है, परंतु संविधान सभा के सदस्य वो ये बताना चाह रहे हैं कि इसका निर्माण किसने किया है? भारतीय जनता ने किया है। अब कुछ जैसे केसी वेयर वगैरह आरोप लगाते हैं कि इस संविधान सभा का जो संविधान का निर्माण कुछ लोगों ने किया है जो कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थी। तो हम इसका खंडन करते हैं तीन बातों से। कि पहली बात तो ये है कि संविधान सभा में जो भी उस समय भारत के विशेषज्ञ थे, अनुभवी लोग थे, अलग अलग वर्गों से, वो सभी थे। यदि गांधी और जिन्ना जी को छोड़ दे तो महात्मा गांधी, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के क्या नहीं थे? सदस्य नहीं थे। दूसरी बात कही कि जब 1952 में संसद के लोकसभा के चुनाव हुए तो उस लोकसभा के चुनाव में अधिकांश संविधान सभा के सदस्य क्या आए? चुन करके आए। तीसरी बात कही कि अगर इस तरीके से अगर हमारे देश की संविधान सभा का आप खंडन कर रहे हो तो फिर अधिकांशतः विश्व की संविधान का खंडन होता है, क्योंकि सभी देशों की, ज़्यादातर देशों की जो संविधान सभा के सदस्य थे, जो बड़े देश हैं, उनके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। जनता ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं किया था। दूसरा एग्जाम्पल के रूप में हमने देखा कि अगर जो अमेरिका का संविधान था वो केवल 13 राज्यों के सदस्यों ने बनाया था, जबकि अमेरिका का संविधान में वो संविधान सभा के सदस्य लिखते हैं बी द पीपुल ऑफ अमेरिका, यानी हम अमेरिका के लोग। तो फिर तो अमेरिका के संविधान का भी खंडन होता है। तो इसलिए हमने कहा कि जो आरोप लगाते हैं उनमें कोई तर्क नहीं है, तर्कहीन है। तो हमने अपना पक्ष रखा। इस तरीके से आगे हमने जो प्रस्तावना के जो पॉइंट बनाया था वो बनाया था भारत की प्रकृति। उसमें हमने 5 पॉइंट रखे थे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन। दूसरा रखा समाजवादी, सोशलिस्ट। तीसरा रखा पंथ निरपेक्ष, सेकुलर। और चौथा रखा लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। और पांचवा रखा गणराज्य, रिपब्लिक। इस तरीके से हमने जो प्रस्तावना में भारत की प्रकृति के 5 पॉइंट देखे, उसके अर्थ समझे। फिर हमने देखा कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान के उद्देश्य क्या है, मूल्य क्या है, आदर्श क्या है। तो हमने देखा पहला है जस्टिस, न्याय, जिसमें 3 तरह के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। फिर हमने देखा कि उसमें स्वतंत्रताएं कितनी है, तो 5 प्रकार की। देखो, प्रस्तावना में जो स्वतंत्रताओं के लिए वर्ड इंग्लिश में किया गया है वो लिबर्टी किया गया है, जबकि अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है उसमें फ्रीडम शब्द का प्रयोग किया गया है। ये देखा। हमने कहा कि जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता है वो कितने प्रकार की हैं? 5। और अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की हैं? 6 प्रकार की स्वतंत्रता हैं। पहले 7 थी, उसमें एक संपत्ति की स्वतंत्रता थी, उसे वहाँ से हटा करके भाग 12 में कानूनी अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया है। उसके बाद हमने देखा कि स्वतंत्रताएं कितनी हैं? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। उसके बाद हमने देखा कि बंधुताएं कितनी है, तो 2 प्रकार की, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता। इसके बाद हमने देखा लागू होने की तिथि क्या है। इस तरीके से हम प्रस्तावना को पढ़ रहे थे, एक एक शब्द को। और अभी हम पढ़ रहे थे लोकतंत्र, और लोकतंत्र में भी हम ये देख रहे थे, रिपब्लिक पढ़ लिया था, और उसमें जैसे एक होता है गणतंत्र और एक होता है रिपब्लिक। तो हमने गणतंत्र में बताया कि जो गणतंत्र होता है उसका मतलब है कि जो वहाँ की सरकार होती है वो जनता द्वारा हो सकता है प्रत्यक्ष निर्वाचित हो सकता है अप्रत्यक्ष हो। छोटे देशों में जिनकी जनसंख्या बहुत कम होती है, क्षेत्रफल बहुत कम होता है, जिनकी भाषा धर्म एक होता है। अब हमारा देश तो बहुत बड़ा है क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से, हमारे यहाँ पर अलग अलग भाषी, धर्म, संस्कृति के लोग पाए जाते हैं, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो संभव नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट लोकतंत्र है। लोकतंत्र का सीधा सीधा मतलब है कि जब सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होती है उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। देखो, लोकतंत्र की अवधारणा सरकार से जुड़ी है। और हमने कहा गणराज्य, तो जो रिपब्लिक वर्ड है गणराज्य, ये जो अवधारणा है इसका मतलब है जब देश का राष्ट्र प्रमुख
कौन? राष्ट्र प्रमुख। राष्ट्र प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या जनता द्वारा कैसा हो सकता है? अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो? निर्वाचित हो। देखो, जब राष्ट्र का प्रमुख, हमारे यहां राष्ट्र का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। किसी देश में प्रधानमंत्री भी हो सकता है। तो जब राष्ट्र का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित कार्यकाल के लिए, कैसे? निश्चित फिक्स टाइम के लिए क्या होता है? निर्वाचित होता है, उसे क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। देखो, जैसे हमने कहा था कि एक बार राष्ट्रपति का चुनाव कर दिया और फिर वो बाद में उसका बेटा बेटी ऐसे चलता रहा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि ये फिर गणतंत्र नहीं रहेगा, रिपब्लिक नहीं रहेगा, ये राजशाही हो जाएगा। हमने कहा ब्रिटेन गणतंत्र तो है, सॉरी, ब्रिटेन लोकतंत्र तो है परंतु गणतंत्र नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में क्या पाया जाता है? ब्रिटेन का जो राष्ट्र प्रमुख है वो निर्वाचित नहीं होता, वो वंशानुगत होता है। कैसा होता है? वंशानुगत होता है। और भारत में क्या है? भारत का जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है 5 वर्ष के लिए। इसलिए भारत लोकतंत्र भी है, गणतंत्र भी है। और अमेरिका लोकतंत्र तो, सॉरी, ब्रिटेन लोकतंत्र तो है परंतु गणतंत्र नहीं है, ये देखा। इसके बाद हमने देखा कि लोकतंत्र भी संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था पाई जाती है, और जिसे दूसरा है राष्ट्रपति आधारित लोकतंत्र या अध्यात्म शासन व्यवस्था, इसको देख रहे थे। लोकतंत्र को हम इस तरीके से देख रहे थे। लोकतंत्र, इसको 2 तरीके से देखा। एक था संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र। दूसरा हमने देखा शासन, या इसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, राष्ट्रपति आधारित शासन, आधारित शासन। हमने देखा था संसदीय शासन की विशेषता देख रहे थे। तो देखो, संसदीय शासन में या संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है? जो कार्यपालिका होती है, जो सरकार होती है, उसका निर्माण विधायिका में से होता है, और वो विधायिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। क्या होती है? उत्तरदायी होती है। हमने इसकी आलोचना देखी कि इसमें एक टाइम फिक्स नहीं होता, कार्यकाल फिक्स नहीं होता, क्योंकि विधायिका अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इन्हें कभी भी वापस बुला सकती है। इसकी आलोचना देखी। अब देखो इसकी क्या क्या महत्व है, कमियां हैं। तो ये संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? ब्रिटेन में पाई जाती है और भारत में भी पाई जाती है। सबसे अच्छा उदाहरण इसका ब्रिटेन है और भारत है, 2 है। और अगर इसका अध्यात्म शासन व्यवस्था की बात करें तो यहां पर क्या होता है? देखो, जो सरकार होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, जो कार्यपालिका होती है, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। कार्यपालिका पहली बात तो किसके प्रति उत्तरदायी नहीं होती? विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व तो नहीं होता। यहां उत्तरदायित्व के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। और जो कार्यपालिका का निर्माण विधायक में से नहीं होता, स्वतंत्र रूप से होता है। कैसे होता है? स्वतंत्र रूप से होता है। तीसरी इसकी बात देखी, बात ये थी कि इसमें उत्तरदायित्व तो नहीं होता परंतु एक कार्यकाल निश्चित होता है, स्थायित्व पाया जाता है। इसमें स्थायित्व पाया जाता है। अब देखो कमी क्या है? इसमें उत्तरदायी नहीं होती। यानी क्या नहीं होती? उत्तरदायी नहीं होती। इसमें निरंकुश होने का भय रहता है। क्या रहता है? इसमें निरंकुश रहने का, जैसे अभी ट्रंप थे तो वो सरकार ही नहीं छोड़ रहे थे। अभी ट्रंप चुनाव में हार रहे थे तो वो सरकार नहीं छोड़ रहे थे, कई आरोप लगा रहे थे। तो इस शासन व्यवस्था में सरकार का निरंकुश बनने का भय
बना रहता है, बना रहता है। यह इसकी एक आलोचना है। क्या है? आलोचना है। इस तरीके, और इसका जो अच्छा उदाहरण है, सबसे जो बेस्ट उदाहरण है विश्व में, वो है अमेरिका, यूएसए। इसका जो बेस्ट उदाहरण कौन है? अमेरिका है। ये अमेरिका में पाया जाता है। हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र है, यानी विधायिका के प्रति कार्यपालिका क्या होती है? उत्तरदायी होती है। देखो हमारे यहां पर जब गठबंधन की सरकारें बन रही थी, तो सरकार, अब क्या था कि निश्चित कोई फिक्स टाइम नहीं है, कार्यकाल नहीं था, सरकार कभी भी भंग हो सकती थी। आया राम गया राम की अवधारणा प्रचलित हो गई थी। कोई भी पार्टी जब अविश्वास प्रस्ताव ला देती, अपना समर्थन को वापस ले लेती, तो उसकी सरकार गिर जाती। तो सरकार स्थायी नहीं रहेगी, स्थायी नहीं रहेगी तो वो स्थायी नीतियां नहीं बनाएगी, और स्थायी नीतियां नहीं बनाएंगे तो देश का क्या नहीं हो सकता? विकास नहीं हो सकता। तो इसीलिए एक आयोग बनाया गया था कि वो समीक्षा करे कि भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया जाए या राष्ट्रपति आधारित लोकतंत्र को बनाया जाए। तो इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि जो लोकतंत्र है वो मूल ढांचे का शब्द है। कैसा है? मूल ढांचे का शब्द है। तो लोकतंत्र को समाप्त करके राष्ट्रपति आधारित अध्यात्म शासन व्यवस्था की हम स्थापना नहीं कर सकते, क्योंकि उस आयोग ने भी कहा था कि जो लोकतंत्र है वो क्या है? मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर है, और बेसिक स्ट्रक्चर में जो हमारी संसद है वो संशोधन नहीं कर सकती। ये देखा हमने। अब देखते हैं जो प्रस्तावना के अनुसार न्याय क्या है। प्रस्तावना के अनुसार न्याय, प्रस्तावना के जो मूल्य हैं, उद्देश्य हैं, जो हमारा अगला पॉइंट था नंबर 2, उद्देश्य। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य क्या हैं, मूल्य क्या हैं, उसके आदर्श क्या हैं, आदर्श क्या हैं, इनको देखेंगे अब। तो देखो, हमने जो प्रस्तावना में बताए थे कि प्रस्तावना में संविधान के मूल्य क्या हैं, आदर्श क्या हैं, उसके लक्ष्य क्या हैं, इनको बताया था। तो हमने इसको 4 प्रकार से बताया था। तो नंबर 1 लेते हैं। कितना, क्या लेते हैं? नंबर 1। पहला है न्याय। जो इसका पहला जो आदर्श है, उद्देश्य है, वो क्या है? न्याय। देखो दोस्तों, न्याय कितने प्रकार का है? तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख किया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल न्याय। 3 प्रकार के जस्टिस की बात की गई है। अब देखो, पहली सवाल तो यही बनता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। ऑप्शन होगा ए 1 प्रकार की, बी 2 प्रकार की, सी 3 प्रकार की, डी 5 प्रकार की, और ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख किया गया? 3। अब सवाल आएगा कि इनमें से कौन सा न्याय प्रस्तावना में नहीं है। तो देखो, हमें इन 3 न्यायों को याद करना है। किसको करना है? 3 न्यायों को याद करना है। इसके अलावा कोई सा भी न्याय नहीं है। जब हमको ये याद हो जाएगा कि भाई ये 3 न्याय है, अब इसको याद करें कौन कौन से न्याय नहीं है, तो लाखों करोड़ों होंगे। तो उसको तो हम याद कर नहीं सकते, हमारे लिए संभव नहीं है। परंतु हमारे लिए संभव है कि जो प्रस्तावना में इन 3 प्रकार के न्याय दे रखे हैं, इनको याद कर लें। तो कितने प्रकार के हैं? 3। अब सवाल आता है कि क्रम से कैसे कैसे। अब ऑप्शन रखेगा, वो ऑप्शन ऐसे भी रख सकता है कि इनको क्रम से बताइए। पहला ऑप्शन रखेगा सामाजिक, दूसरा रखेगा राजनीतिक, इसी में पहले ऑप्शन में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। तीसरे ऑप्शन में रखेगा, दूसरे में रखेगा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, और जो सी ऑप्शन रखेगा सामाजिक,
आर्थिक, राजनीतिक और डी रखेगा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। तो देखो, अगर आपको इनका क्रम कैसे याद रखना है, तो देखो क्रम कैसे याद रखोगे, तरीका बताता हूं क्रम को याद रखने का। सबसे पहले कौन आया? समाज आया। कौन आया? समाज। जब समाज के पास क्या आ गया? धन। तो दूसरे को हमारे माइंड में वही चीजें याद रहती हैं जो हमारा माइंड होता है, वो वर्ड में नहीं सोचता, शब्दों में नहीं सोचता, वो पिक्चर में सोचता है। किस में सोचता है? पिक्चर में, फोटो में। जैसे मैं आपसे कहूं गांधी, तो मैंने शब्द बोला, आपके माइंड में गांधी की पिक्चर आ गई। मैं कहूं सानिया मिर्जा, तो आपके माइंड में सानिया मिर्जा की पिक्चर आ गई। मैं कहूं हो, तो आपकी माइंड में कोई पिक्चर आई? नहीं आई, क्योंकि ये एक वर्ड है। तो हमारे माइंड है वो पिक्चर में सोचता है, वर्ड में नहीं सोचता। तो हमें हर चीज की क्या बनानी है? अपने माइंड में पिक्चर बनानी है। क्या बनानी है? पिक्चर। तो देखो पिक्चर कैसे बनाओगे? सबसे पहले हमारे यहां कौन आया? समाज। यानी लोग, इस मानव की जो उत्पत्ति हुई, मानव की कैसे उत्पत्ति हुई? सबसे पहले कुछ लोग आए, यानी समाज आया। फिर उसके बाद उसके पास क्या आया? धन। और जैसे ही व्यक्ति के पास क्या आ जाता है? धन आ जाता है, तो वो पॉलिटिकल बात, राजनीतिक बात करने लग जाता है और वो राजनीति में हिस्सा लेने लग जाता है। जब तक व्यक्ति के पास क्या नहीं आता? धन नहीं आता, तब तक देखो धन ही नहीं है, तो पहले वो अपनी भैया रोटी, कपड़ा, मकान, जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति करेगा। धन आने के बाद व्यक्ति किसकी बात करने लग जाता है? राजनीतिक बातें करने लग जाता है। तो कैसे याद करेंगे? सबसे पहले कौन आया? समाज। समाज आया, उसके पास क्या आया? धन। और धन आते ही वो किसकी बात करने लग जाता है? राजनीति की। तो हमारे संविधान में किस तरह कैसे न्याय इनका क्रम? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इस 3 तरह से न्याय है। तो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले कौन आया? समाज। तो सामाजिक पहला कौन सा है? इसमें है। समाज आते ही उस समाज के पास क्या आया? धन। आर्थिक, और धन आते ही व्यक्ति किसकी बात करता है? राजनीति की। तो इस तरीके से इनका क्रम याद रखेंगे। अब देखो, आजकल जो सवाल बन रहे हैं, वो सवाल क्या बन रहे हैं? सवाल ये बन रहे हैं कि देखो, जो आपको याद है ना, वो तो वो क्वेश्चन में ही रखा है। जो आपको याद है, जो आपने पढ़ा है, जो टीचरों ने पढ़ाया है, वो तो आपको क्वेश्चन में ही मिलता है। जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें ही मिलता है। फिर आप कहते हैं यार ये कहां से दे दिया? तो देखो भाई, क्वेश्चन रखेगा कि सामाजिक आर्थिक न्यायों का उल्लेख प्रस्तावना के अलावा, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्यायों का उल्लेख प्रस्तावना के अलावा संविधान में कहां किया गया है? तो इन 3 न्यायों का उल्लेख संविधान में प्रस्तावना के अलावा हमारे संविधान का एक भाग है। कौन सा भाग है? 4। और इस भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। इन नीति निर्देशक तत्वों में एक अनुच्छेद है 38। कौन सा अनुच्छेद है? 38 में इन 3 न्यायों की बात की गई है। तो प्रस्तावना के अलावा इन 3 न्यायों का उल्लेख कहां पर किया गया है? तो कहां पर किया गया है? अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य क्या करेगा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा। तो अभी तक हमने क्या देखा कि इन 3 न्यायों का उल्लेख प्रस्तावना में तो है ही थे, प्रस्तावना के अलावा कहां पर है? तो देखो, हमारे संविधान का एक भाग है 4। कौन सा भाग है? 4। इस भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्व के कौन सा अनुच्छेद? 38। अब देखो, वो ऑप्शन कभी कभी तो कैसे रखेगा? इन 3 न्यायों का उल्लेख प्रस्तावना के अलावा कहां किया गया है? तो वो ऑप्शन ऐसे बना सकता है, भाग 1 ऑप्शन बनाएगा, भाग 2 ऑप्शन 3, भाग 3, और डी बनाएगा भाग 4। तो देखो, हमें यह पता होना चाहिए कि कौन से भाग में? तो कौन से भाग में? 4 में।
अब वो ऑप्शन कैसे बना सकता है? ऐसे भी बना सकता है कि इन 3 न्यायों का उल्लेख कहां पर है। अब कुछ ऑप्शन कैसे रखेगा? वो रखेगा नागरिकता में, ऑप्शन 2 मूल अधिकार में, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व में, नीति निर्देशक तत्वों में, डीपीएस भी बोलते हैं, और ऑप्शन डी बनाएगा संघ राज्य क्षेत्रों में, संघ व राज्य क्षेत्रों में। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कहां पर है? नीति निर्देशक तत्वों में। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा हो सकता है कि अनुच्छेद रख सकता है, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 38। तो आंसर फिर क्या होगा? 38। तो हमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और समझना है, रटना नहीं है। तो इन 3 न्याय, पहले तो हमने देखा कि हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? 1, 2, 3, 4। तो कितने प्रकार के हैं? 3। अगर बात करें जो न्याय है वो उनका क्रम क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अगला हमने देखा कि इन न्यायों का उल्लेख संविधान में प्रस्तावना के अलावा कहां किया गया है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 38 में इनका उल्लेख किया गया है, ये देखा। अब इनका थोड़ा अर्थ समझते हैं। देखो, सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है? सामाजिक न्याय का अर्थ होता है कि व्यक्ति के साथ धर्म, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ होता है? कि व्यक्तियों के साथ कोई भी धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये पिछड़ा है, ये छूत है, ये अछूत है। इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का मतलब है कि भैया गरीब और अमीर के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर अंबानी जी हैं तो अंबानी को वो अधिकार प्राप्त है जो हमें अधिकार प्राप्त है, एक गरीब को वही अधिकार प्राप्त है। अंबानी जी वोट देने जाएंगे तो उनके भी वोट की वैल्यू 1 होगी और हमारी भी कितनी होगी? 1। ये आर्थिक न्याय है, यानी धन के, संपत्ति के, पद के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए, वो क्या है? आर्थिक न्याय। तो संविधान में अगर बात करें आर्थिक न्यायों की बात कहां की गई है? तो जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं और जो अनुच्छेद कौन सा है? 39B और 39C, इनमें भी आर्थिक न्याय की बात की गई है। जो बी है उसमें कहा गया है कि राज्य जो भौतिक संसाधन हैं उनका वितरण इस प्रकार से करेगा कि सभी का क्या हो? हित हो, कल्याण हो। 38B में, 39B में, 39C में कहा गया है कि राज्य जो अर्थव्यवस्था है, 38C में, 39C में क्या कहा गया है? राज्य अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार से करेगा कि धन का केंद्रीकरण ना हो, अर्थात क्या हो? विकेंद्रीकरण हो। यानी जो हमारी इकोनॉमी है उसका संचालन इस प्रकार से करेगा कि धन कुछ लोगों के पास ना जाए, ऐसा करेगा कि सभी के पास जाए। और दूसरा, इसके लिए अगर जो उद्योगपति हैं, जो ज्यादा पैसा कमाता है, उस पर क्या लगता है? अधिक टैक्स लगता है, और उस टैक्स को गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में, अनुदान के रूप में, पेंशन के रूप में जो गरीब वर्ग है उनको देती है। तो ये किसकी स्थापना करता है? आर्थिक न्याय की। राजनीतिक न्याय का मतलब है सभी व्यक्तियों को एक वोट, एक व्यक्ति का अधिकार होगा, सभी को सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त होगा, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, सभी को राजनीतिक पद प्राप्त करने का अधिकार होगा। यह क्या होता है? राजनीतिक न्याय होता है। अब इसके बाद हम बात करें, जो अगला हमारा जो था न्याय के बाद हमारा जो उद्देश्य था, लक्ष्य था, मूल था, वो क्या था? स्वतंत्रता। क्या था? स्वतंत्रता। अगला है हमारा स्वतंत्रता। जो हमारा, तो न्याय कितने प्रकार के? 3। इसके अलावा हमारा क्या आता है? स्वतंत्रता है दूसरा जो उद्देश्य, लिबर्टी। इसको इंग्लिश में क्या कहा गया है? लिबर्टी कहा गया है। यहां पर इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है, लिबर्टी। और जो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता है उनके लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? उनके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो किया गया है फ्रीडम।
अब अंतर क्या है ये आगे इसकी चर्चा करेंगे। देखो अगर हम बात करें कितनी स्वतंत्रताएं, तो देखो पहले तो हमें याद रहनी चाहिए कितनी है साहब, 5। अब कौन कौन सी है उनको एक एक को चुन चुन के पढ़ते हैं। पहली है साहब विचार, किसकी स्वतंत्रता है, विचार, इसे इंग्लिश में कहते हैं थॉट। क्या कहते हैं, थॉट। विचार के बाद कौन सी दूसरे नंबर की, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, तीसरी है विश्वास, तीसरे नंबर की कौन सी है, विश्वास यानी बिलीव, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, बिलीव, बिलीव। क्लियर। अगले नंबर की है धर्म, क्या है, चौथे नंबर की हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त है वो किसकी स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्म, और इसके लिए इंग्लिश में शब्द हुआ है फेथ, फेथ। इसके अलावा जो अगली स्वतंत्रता है वो है उपासना, वर्शिप, वर्शिप। यानी हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो पहला तो क्वेश्चन यहां से यही बनता है कि कितनी स्वतंत्रता है, 5। स्वतंत्रताओं के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, लिबर्टी। कौन कौन सी हैं, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। अब देखो कितने प्रकार की हैं, 5। अब देखो इनको याद कैसे करेंगे, क्रम से, ये क्रम से याद होनी चाहिए। देखो साहब सबसे पहले हमारे माइंड में किसी के प्रति क्या आया, विचार आया। क्या आया, विचार। जब विचार आया तो उस विचार को फिर हमने क्या किया, पिक्चर बनाओ इसकी। पहले हमें किसी के, हमारे माइंड में क्या आया, विचार आया। जब विचार आया तो हमने उसको क्या किया, अभिव्यक्त किया, एक्सप्रेस किया उसके सामने। जब उसके सामने अभिव्यक्त किया तो फिर हमारा उसके साथ क्या बस बढ़ गया, विश्वास बढ़ गया। पहले क्या आया, विचार आया, फिर उसे क्या किया, अभिव्यक्त किया। जब अभिव्यक्त किया तो उसे क्या हो गया, हम पर विश्वास हो गया। क्या हो गया, विश्वास हो गया। जैसे ही विश्वास हुआ, जैसे ही विश्वास हुआ तो हमने क्या किया, कुछ धर्म की बातें की कि भाई तुम्हारा धर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है। जैसे एक लड़की से एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि हमारे माइंड में उसके प्रति कोई विचार आया। क्या आया, विचार। तो हमने उसको कुछ समय बाद उसके सामने क्या किया, अभिव्यक्त किया, बोला, अभिव्यक्त किया। तो उसे हमारे विचारों से क्या हो गया, विश्वास हो गया कि वास्तव में ये हमें चाहते हैं। क्या हो गया, विश्वास हो गया। जब विश्वास हो गया तो फिर हमने एक भाई शादी करनी है, तुम्हारा धर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है। तो किसकी बात होने लगी, धर्म की। और धर्म की बात हुई तो चलो तुम्हारा धर्म ये है, मेरा धर्म ये है, तुम अपनी उपासना पद्धति अपनाओ, मैं अपनी उपासना पद्धति अपनाऊंगा। तो इनकी क्रम क्या रहा, पहले हमारे माइंड में क्या आया, विचार, फिर हमने उसको क्या किया, अभिव्यक्त किया, फिर क्या किया, विश्वास किया, फिर धर्म की बातें हुई, और फिर उसके बाद हमने कहा तुम अपनी उपासना पद्धति अपनाओ, हम अपनी उपासना पद्धति अपनाएंगे। विचार मतलब बोलना, थॉट। अभिव्यक्त मतलब उसको देखो, विचार, विचार का मतलब है हमें बोलना, अभिव्यक्त मतलब अभिव्यक्त करना, बोल मतलब उसको देखो। अभिव्यक्त क्या है, विचार मतलब माइंड में कोई विचार आना, विचार, विचार। अभिव्यक्त का मतलब है आप पेपर में लिख करके अभिव्यक्त कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो, किताब के रूप में कर सकते हो, मैसेज के रूप में कर सकते हो। ये से बोलते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या बोलते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विश्वास, आप किसी पे विश्वास करें न करें ये खुद का मैटर है, ये आपकी स्वतंत्रता है कि भाई मुझे इन पे विश्वास करना है, इन पे नहीं करना। आप स्वतंत्र हैं, आपको कोई बाध्य नहीं करेगा कि आपको बीजेपी में विश्वास करना है, या कांग्रेस में विश्वास करना है, या मोदी में विश्वास करना है, या समाजवादी पार्टी में विश्वास करना है। तो ये आप क्या हैं, स्वतंत्र हैं, बिलीव आपके पास। धर्म, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं,
आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हिंदू को मान सकते हैं, मुस्लिम को मान सकते हैं, सिख को मान सकते हैं, ईसाई को मान सकते हैं। धार्मिक रूप से आप स्वतंत्र हैं, आपको राज्य कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, राज्य आप पर, सरकार या राज्य आपको प्रतिबंध नहीं लगाएगी, कोई रोक टोक नहीं करेगी। आप चाहे मंदिर में जाओ, चाहे मस्जिद में जाओ, चाहे गुरुद्वारे में जाओ, कहीं भी जाओ। ये है उपासना पद्धति। उपासना का मतलब है जो आप उपासना कर रहे हो, आप बैठ के कर सकते हो, खड़े होके कर सकते हो, सुबह कर सकते हो, शाम कर सकते हो। आपकी ये भी क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। जैसे मुस्लिम भाइयों को जो स्वतंत्रता प्राप्त है वो है कि आप माइक लगा के, उनकी उपासना पद्धति है, वो पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अब हिंदू धर्म में शांत वातावरण में पूजा की जाती है, बिल्कुल मन को शांत करके पूजा की जाती है। अब गुरुद्वारा है, वहां पर उनके जो 5 हथियार होते हैं, पगड़ी वगैरह, कटार वगैरह, वो जो ढोक दे के करते हैं। तो ये अपनी अपनी क्या है, उपासना पद्धति है, वो किसी को भी अपना सकता है, उसे बाध्य नहीं किया जाएगा, उसको रोका टोका नहीं जाएगा। ये हुई 5 प्रकार की स्वतंत्रता। अब ये क्रम से भी याद रहनी है, ये भी याद रहना है कि कितने प्रकार की हैं और इनमें से कौन सी नहीं है। अगर हमको 5 याद हैं तो हम बता देंगे कि ये वाली स्वतंत्रता नहीं है प्रस्तावना में। अब देखो यहां से सवाल बनेगा कि जो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है प्रस्तावना में, इस प्रस्तावना का उल्लेख, इस विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना के अलावा संविधान में कहां किया गया है? तो कहां किया गया है संविधान में? तो देखो, जो विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है उसका उल्लेख संविधान के भाग कौन से, 3 में। और भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भाग 3 में का जो अनुच्छेद है 19, और 19 में भी 19(1) में भी 19(1)(a) में किया गया है। याद रहे 19(1) रोमन वाली संख्या में, और 19(1) में भी 19(a) एप्पल वाली ए, यानी भाग 3 के मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के अनुच्छेद 19 है, उसका 1(a) में किया गया है। आपको अगर ये याद नहीं रहे तो अनुच्छेद 19 याद कर लेना, काम चल जाएगा। ठीक है, तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की हुई? 5 प्रकार की स्वतंत्रता हुई। एक बार और देखते हैं प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की। कौन कौन सी हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यह क्रम से याद रहनी चाहिए। हमने देखा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रस्तावना के अलावा कहाँ है? तो संविधान के भाग 3 फंडामेंटल राइट्स के अनुच्छेद 19 में किया गया है। अब देखो इसकी जो अगला हमारा जो उद्देश्य है प्रस्तावना के अनुसार, जो मूल्य है प्रस्तावना का, जो आदर्श है, वो क्या है? वो है समता। देखो समानता को यहां समता कहा गया है, समता ही बोलते हैं, इक्वलिटी। तो अगला तीसरा नंबर का क्या है? समानता। इक्वू देखो अगर बात करें जो समानता है वो कितने प्रकार की है? समानता भी 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा, स्टेटस, और अवसर की समानता। अवसर की समानता देखो साहब, जो प्रतिष्ठा की समानता है, तो पहली बात है कि प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पहली कौन सी? प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा का मतलब अपने सम्मान को बनाए रखने का, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने स्टेटस को प्रत्येक व्यक्ति को समानता है। क्या है? समानता है। वो अपनी प्रतिष्ठा को, स्टेटस को बना सकता है, ये आपको स्वतंत्रता दी गई है। अब इसके बाद अवसर, यानी आपको क्या है? अवसर की समानता है। आपको सभी को क्या दिए जाएंगे? अवसर दिए जाएंगे। जैसे अनुच्छेद 16 पढ़ें तो उसमें जो अवसर की समानता दी गई है, किसकी दी गई है? अवसर की। यानी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर
आपको किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपको सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। जैसे अभी रीट की वैकेंसी आएंगी, तो उस रीट की वैकेंसी में चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कहीं से भी हो, उसके लिए क्या होगा, सभी को अवसर होगा कि वो रीट का एग्जाम दे सकता है, और रीट में जो मेरिट जाएगी उसमें आकर के वो टीचर, पुलिस, मास्टर वो बन सकता है। तो ये आपको क्या है, अवसर की समानता है। तो कितनी समानता हुई, 2, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अभी मैंने बताया। तो अगर ये सवाल फिर बनता है कि अवसर की समानता का प्रस्तावना के अलावा उल्लेख कहां पर किया गया है, तो अभी मैंने बताया संविधान का कौन सा भाग 3 का में क्या है, FR फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, और इसका अनुच्छेद कौन सा है, 16 में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। क्लियर हुआ यहां से। अब साहब आगे देखते हैं, जो अगला इसका है उद्देश्य, लास्ट उद्देश्य क्या है, वो है बंधुता, भाईचारा। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार की बंधुता है, तो प्रस्तावना में जो बंधुता है, प्रस्तावना में बंधुता, बंधुता मतलब ब्रोदरहुड, भाईचारा क्या है, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखना, देखो साहब, अगर बात करें प्रस्तावना में कितने, बंधुता का मतलब भाईचारा, ब्रोदरहुड, बंधुताओं का मतलब क्या है, भाईचारा, भाईचारा। देखो साहब, अगर बात करें व्यक्ति की गरिमा, तो गरिमा का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, और प्रस्तावना में कहा गया है कि आप इस तरह से भाईचारा बनाइए कि किसी भी व्यक्ति की गरिमा खत्म ना हो, गरिमा उसकी प्रभावित ना हो, उसका जो स्टेटस है वो प्रभावित ना हो। यानी आप जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान से ऊपर उठ करके क्या करें, व्यवहार करें, सभी को अपना भाईचारा बनाए रखने का बंधुता है। ये प्रस्तावना में कहा गया है कि आप जाति, धर्म से ऊपर उठ करके क्या करें, बंधुता को बनाए रखें। अब जैसे हम बात करें कि इस व्यक्ति की गरिमा का उल्लेख संविधान में कहां किया गया है, तो व्यक्ति की जो गरिमा है उसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 21 में किया गया है, जिसमें उसमें कहा गया है, मेनका गांधी वाला जो बात था उसमें कहा गया था कि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, और ऐसा गरिमापूर्ण जीवन नहीं होना चाहिए, उसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में कि आपको स्वच्छ जलवायु होनी चाहिए, स्वच्छ जल होना चाहिए, आपको निःशुल्क एजुकेशन प्राप्त हो, निःशुल्क आपको जो स्वास्थ्य प्राप्त हो, आपको स्वच्छ वायु वगैरह ये सारी चीज मिलनी चाहिए, और आपको पुलिस हथकड़ी नहीं लगा सकती, जेल में अकेले बंद नहीं कर सकती। इस तरह की गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए क्या दी गई आपको, इसमें बताया गया अनुच्छेद 21 में भी। अब करते हैं राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए क्या प्रावधान है। देखो, राष्ट्र की एकता, अखंडता का मतलब है कि आप इस तरह से भारत में रहिए, इस तरह से भाईचारा बनाइए, इस तरह से व्यवहार किए एक दूसरे के साथ कि हमारे देश की एकता है, वो अखंडता है, उसके टुकड़े ना हो, या एकता अखंडता है वो प्रभावित ना हो, एकता अखंडता प्रभावित ना हो, ये पहली बात की गई है। यानी ऐसी आप भाईचारा बनाइए जिससे हमारी जो देश की एकता है, एकता में ही अनेकता है, क्योंकि हमारे भारत में अलग अलग धर्म, जाति, भाषा के लोग पाए जाते हैं, इसलिए आपको ये कहा गया है कि आप इस तरह की बंधुता, भाईचारा, ब्रदरहुड बनाइए कि राष्ट्र की एकता, अखंडता को कोई खतरा ना हो। तो सबसे पहले देखो, इसके प्रावधान बहुत सारे हैं राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाने के। तो सबसे पहले जो इसके क्या प्रावधान किए गए हैं इसको बनाए रखने के लिए, वो पहला प्रावधान तो यही है कि हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। किसका, एकल
नागरिकता का प्रावधान किया गया है। यानी हमारे देश में क्या है कि हमारे देश में जब नागरिकता पढ़ेंगे, जब भी देखेंगे, हमारे देश में एकल नागरिकता है। हम केवल भारत के नागरिक हैं, राज्यों के नागरिक नहीं है। हम राज्यों के तो केवल क्या है, निवासी हैं, सिटीजनशिप है हमारे पास। हम नागरिक किसके हैं, जैसे आपका आधार कार्ड है या वोटर आईडी है, राशन, वो जो भी है, उस पर लिखा रहता है भारत के नागरिक। क्या लिखा रहता है, भारत के नागरिक। तो आप हम जो भी हैं, या यूपी एमपी राजस्थान के नागरिक नहीं है, हम कहां के नागरिक हैं, भारत के। यानी एकल नागरिकता का प्रावधान किया है। यानी हमारे मन में साइकोलॉजिकली ये बैठ जाए कि हम सब कहां के हैं, भारतीय हैं। कहां के हैं, भारतीय हैं। तो हमारी जो एकता है वो बनी रहेगी। परंतु इसकी कुछ समस्या भी है। जैसे महाराष्ट्र को देखो, महाराष्ट्र में क्या है, जो ठाकरे जी हैं वो यूपी वालों, बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। वो कहते हैं महाराष्ट्र केवल मराठियों के लिए है, समझ रहे हो, यूपी में बिहारियों के साथ। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी हमारे भारत की जो एकता, अखंडता है, जो बंधुता है, वो अभी पूरी तरह क्या नहीं है, अपने आप में विकसित नहीं हो पाई है, अभी लागू नहीं हो पाई है। तो कुछ समस्या भी है। इसके अलावा जैसे अनुच्छेद 19 है, तो अनुच्छेद 19 में जो आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं, स्वतंत्रता के साथ साथ उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्या लगाए गए हैं, प्रतिबंध, कि आपको स्वतंत्रता है परंतु आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगा दी जाएगी यदि आपकी स्वतंत्रता से देश की एकता, अखंडता को कोई खतरा पहुंचता है, तो आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगा दी जाएगी। यह भी प्रावधान है कहां पर, अनुच्छेद 19 में। समझ में आया। तो इस तरीके से हमारी बंधुता है। अब देखो कुछ सवाल, जैसे मेंस के हिसाब से देखते हैं, सवाल आता है कि जो एकता, अखंडता की अवधारणा, जो अखंडता शब्द है वो कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो अखंडता शब्द कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। जो 3 शब्द जोड़े गए थे उनमें से कौन सा था, अखंडता। तो सवाल ये आता है, क्या अखंडता शब्द पहले संविधान में नहीं था? तो देखें, स्पष्ट रूप से तो संविधान में नहीं था, परंतु कई जगह इसका अलग तरीके से उल्लेख मिलता है। कैसे, तो ऐसे सवाल आता है, क्या भारत 42वें संविधान संशोधन से पहले अखंड नहीं था, अखंडता नहीं थी? तो देखो, जब हम अपनी अनुसूची पढ़ेंगे, कौन सी, तीसरी अनुसूची पढ़ेंगे, तो इसमें जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, क्या है, संवैधानिक पदाधिकारी हैं, वो इनकी शपथ का उल्लेख किया गया है। किसका, शपथ का उल्लेख किया गया है। तो जब हमारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं, जो शपथ की प्रक्रिया है, जो शपथ का उल्लेख है, उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं, संवैधानिक पदाधिकारी, उसमें वो भारत की अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो अखंडता शब्द है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, वो हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि हमारी तीसरी अनुसूची में इसका उल्लेख था। परंतु अब इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से कहां जोड़ दिया गया है, स्पष्ट रूप से अब इसे संविधान की प्रस्तावना में शामिल करके और सुशोभित किया गया है, इस तरीके से। अगला जो पॉइंट है हमारा, वो है लागू होने की तिथि। क्या है, प्रस्तावना की लागू होने की तिथि। देखो साहब, लागू होने की तिथि है, अब उसको पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।